नमस्कार और स्वागत है। आज हम जरा भारत में पोषण की जो स्थिति है उस पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो भारत में पोषण परिवर्तन, जरूरत और समाधान इस विषय पर है। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत को अपने लोगों के पोषण के तरीके में एक बड़े बदलाव की जरूरत आखिर क्यों है। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इस शोध के जरिए हम ये समझें कि ये पोषण परिवर्तन, ये शब्द जो है इसका मतलब क्या है और इसकी इतनी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। हाँ, इसके पीछे क्या कारण है और सबसे ज़रूरी कि इसके समाधान क्या हो सकते हैं, क्या रास्ते सुझाए जा रहे हैं। तो चलिए इसी शब्द से शुरू करते हैं। पोषण परिवर्तन सुनने को थोड़ा भारी सा लगता है। आमतौर पर तो पोषण मतलब भाई पेट भर गया। तो ये परिवर्तन किस चीज का? ये बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि यहीं पर ना सोच बदलने की ज़रूरत है। देखिए, पोषण परिवर्तन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सबके पास खाने को कुछ हो। अच्छा। इसका दायरा बहुत बड़ा है। असल मतलब है कि लोगों तक ऐसा खाना पहुंचे जो पोषक तत्वों से भरपूर हो, जिसमें विविधता हो, मतलब अलग अलग तरह की चीजें हो और जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो बात सिर्फ पेट भरने की नहीं है, शरीर को सही पोषण देने की है। और स्रोत सामग्री तो एक चिंताजनक तस्वीर भी दिखाती है, खासकर महिलाओं और बच्चों को लेकर। कहती है कि बड़ी संख्या में एनीमिया और कुपोषण वो अब भी एक कड़वी सच्चाई है। हाँ, आंकड़े वाकई परेशान करने वाले हैं। स्रोत इशारा करता है कि देखिए, 15 से 49 साल की जो महिलाएं हैं, उनमें से लगभग आधी खून की कमी, मतलब एनीमिया, उससे जूझ रही हैं। आदि? बाप रे। जी। और ये सिर्फ भोजन की मात्रा की कमी नहीं है। ये दिखाता है कि खाने में जो जरूरी छोटे छोटे पोषक तत्व होते हैं ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिन्हें कहते हैं, जैसे आयरन है, जिंक, विटामिन ए, उनकी भारी कमी है। अच्छा, ये छोटे वाले तत्व? हाँ, ये छोटे हैं पर बहुत जरूरी हैं। शरीर के सही विकास और काम करने के लिए चाहिए ही चाहिए। और इसी में एक और अजीब सी परत जुड़ जाती है, जिसे स्रोत कह रहा है दोहरी चुनौती या डबल बर्डन। ये सुनने में ही उल्टा सा लगता है। इसका मतलब क्या है? हाँ, ये शायद भारत की आज की पोषण स्थिति की सबसे मुश्किल और चिंताजनक सच्चाई है। सोचिए, कितनी अजीब बात है, एक ही देश एक ही समय पर दो बिल्कुल उल्टी समस्याओं से जूझ रहा है। कैसे? एक तरफ लाखों लोग कुपोषण के शिकार हैं, मतलब अंडर न्यूट्रिशन, खासकर बच्चे जिनका ठीक से शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पा रहा, जिसे स्टंटिंग कहते हैं, कद छोटा रह जाना। स्टंटिंग। और दूसरी तरफ दूसरी तरफ खासकर शहरों में और जैसे जैसे लाइफस्टाइल बदल रही है, अधिक पोषण यानी ओवर न्यूट्रिशन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। मतलब मोटापा और उससे जुड़ी बीमारियां, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां। ये नतीजा है ज्यादा कैलोरी वाले लेकिन कम पोषक खाने का और शारीरिक मेहनत की कमी का। तो मतलब भारत एक ही वक्त पर, आप कह रहे हैं, भूख और जरूरत से ज्यादा खाने दोनों के बुरे नतीजों से लड़ रहा है। ये तो वाकई एक दोहरी चुनौती हुई। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब हम सिर्फ इस बात पर नहीं टिके रह सकते कि सबको खाना मिले। बिल्कुल सही। अब बहस सिर्फ पेट भरने की नहीं हो सकती। भोजन की गुणवत्ता, उसमें पोषक तत्वों का संतुलन कितना है, विविधता कितनी है, इन सब पर ध्यान देना ही होगा। ये सोच में एक बुनियादी बदलाव की मांग करता है। इसीलिए ये पोषण परिवर्तन शब्द इतना जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ मात्रा का नहीं, गुणवत्ता और संतुलन का भी सवाल है। ठीक है, तो ये जरूरत क्यों है, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्रोत के हिसाब से वो कौन से मुख्य कारण हैं जो इस पोषण परिवर्तन को एकदम जरूरी बना रहे हैं? पहला तो शायद कुपोषण और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी ही है, जिसके बारे में आपने बताया। हाँ, स्रोत इस पर काफी जोर देता है। बच्चों में स्टंटिंग यानी उम्र के हिसाब से कद का छोटा रह जाना, इसकी दर भारत में बहुत ज्यादा है, अस्वीकार्य रूप से ज्यादा। और ये सिर्फ बच्चों के आज पर असर नहीं डालता, ये उनके पूरे भविष्य पर, उनकी सीखने की क्षमता पर और आगे जाकर देश की उत्पादकता पर असर डालता है। और महिलाओं में अनीमिया का जिक्र तो हमने किया ही। लगभग आधी कामकाजी उम्र की महिलाओं का एनीमिक होना, ये सिर्फ एक हेल्थ स्टैटिस्टिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उनकी एनर्जी, उनके काम करने की क्षमता, और अगर वो गर्भवती हैं तो माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये साफ करता है कि सिर्फ कैलोरी दे देना काफी नहीं है। निश्चित रूप से भोजन का पोषक होना, उसमें सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स होना, ये पहली जरूरत है। और दूसरा बड़ा कारण वही दोहरे चुनौती है जिसकी हमने बात की। हाँ, शहरीकरण, बदलता खान पान, ये फास्ट फूड कल्चर। स्रोत इशारा करता है कि ये सब मिलकर
मोटापे और उससे जुड़ी जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं उनको एक महामारी की तरह फैला रहे हैं। जी। तो एक तरफ हमें बचपन के कुपोषण से लड़ना है, दूसरी तरफ वयस्कों में बढ़ते मोटापे और डायबिटीज से निपटना है। मिलना, ये चुनौती पहले से कहीं ज्यादा जटिल है। इसके कई पहलू हैं। इसमें एक और संवेदनशील पहलू जुड़ाएं, लिंग और सामाजिक असमानता है। स्रोत कहता है कि पोषण की कमी का बोझ जो है वो बराबर नहीं बढ़ता। ये महिलाओं और बच्चों पर ज्यादा पड़ता है, चाहे वो गांव में हो या शहर में। ये एक सामाजिक सच्चाई है जिसका पोषण पर सीधा असर पड़ता है। कई समुदायों में, जैसा स्रोत बताता है, घरों के अंदर भी खाने के बंटवारे में फर्क होता है। अच्छा? हाँ, अक्सर महिलाएं और लड़कियां सबसे आखिर में खाती हैं और जो बच जाता है वो खाती हैं। उन्हें खाना मात्रा में भी कम मिलता है और गुणवत्ता में भी। ये जो प्रथा है, ये सीधे तौर पर उनमें पोषण की कमी और एनीमिया को बढ़ाती है। तो ये सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, ये तो गहरे सामाजिक भेदभाव का भी मुद्दा है। पोषण सुरक्षा बिना लैंगिक समानता के हासिल करना मुश्किल लगता है। बिल्कुल। चौथा कारण जो स्रोत बताता है वो है हमारी खाद्य प्रणाली और जीवन शैली में हो रहे बड़े बदलाव। इसका क्या मतलब है? क्या जो हमारी पारंपरिक अनाज आधारित व्यवस्था थी, गेहूं चावल वाली, उसमें कोई गड़बड़ी थी? गड़बड़ी की बात नहीं है। पारंपरिक रूप से हमारी खेती और खानपान काफी हद तक कुछ मुख्य अनाजों पर ही केंद्रित रहा है, जैसे गेहूं और चावल। हरित क्रांति ने इनकी पैदावार तो बढ़ाई, ये सच है, लेकिन धीरे धीरे हमारी थाली से विविधता कम हुई। अब जरूरत महसूस हो रही है कि हम उन दूसरी फसलों पर फिर से ध्यान दें जो पोषक तत्वों से भरपूर हैं, जैसे मोटे अनाज जिन्हें मिलेट्स कहते हैं, दालें हैं, अलग अलग तरह की सब्जियां और फल। सीधी सी बात है, थाली जितनी रंगीन होगी, पोषण उतना बेहतर होगा। और साथ ही इस दौर में ये जो प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड है, इसका दखल भी तो बहुत बढ़ गया है। ये चिप्स, नूडल्स, मीठे ड्रिंक्स, इनका क्या असर हो रहा है? स्रोत इसे एक बड़ी चुनौती मानता है। ये पैक्ड फूड अक्सर दिखने में अच्छे लगते हैं, खाने में आसान होते हैं, लेकिन पोषण के मामले में अक्सर खोखले होते हैं। अच्छा। इनमें कैलोरी, नमक, चीनी और ट्रांस फैट जैसी अनहेल्दी चीजें ज्यादा होती हैं, जबकि जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर कम। और ये धीरे धीरे हमारे पारंपरिक घर के बने खाने की जगह ले रहे हैं और उस दोहरी चुनौती को और बढ़ा रहे हैं। और आखिरी में स्रोत नीतियों और उनके अमल, मतलब इम्प्लीमेंटेशन, उससे जुड़ी चुनौतियों की भी बात करता है। सरकार की योजनाएं तो हैं, जैसे पोषण अभियान है, आंगनवाड़ी सेवाएं हैं, ये तो काफी जरूरी लगती हैं। हाँ, योजनाएं अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। पोषण अभियान जिसका लक्ष्य पोषण को मिशन मोड में कम करना है, और आंगनबाड़ी सेवाएं जो बच्चों और माताओं तक बुनियादी स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं पहुंचाती हैं, ये कोशिशें बहुत अच्छी हैं। लेकिन स्रोत इशारा करता है कि सिर्फ अच्छी नीतियां बनाने ना ही काफी नहीं होता। उनका जमीनी स्तर पर असरदार तरीके से पहुंचना, उनकी सही से निगरानी होना और ये पक्का करना कि लाभ वाकई सबसे जरूरतमंद तक पहुंचे, यहाँ अब भी काफी सुधार की गुंजाइश है। इम्प्लीमेंटेशन वो एक बड़ी पहेली है। तो ये सारे कारण मिलकर एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जहां पोषण में एक बड़ा बदलाव लाना अब कोई चॉइस नहीं रही, बल्कि एक राष्ट्रीय जरूरत बन गया है। चलिए अब जरा समाधानों की तरफ बढ़ते हैं। स्रोत आगे की राह क्या दिखाता है? अच्छी बात यह है कि स्रोत सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि कई ठोस समाधानों की रूपरेखा भी देता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है जीवन चक्र आधारित दृष्टिकोण अपनाना, जिसे लाइफ साइकिल अप्रोच कहते हैं। ये सुनने में तो लॉजिकल लगता है, पर इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका मतलब है ये समझना कि पोषण की जरूरतें जो है वो जीवन भर एक जैसी नहीं रहती। हाँ, ये तो है। गर्भ में पल रहे बच्चे से लेकर एक नवजात शिशु, फिर बढ़ता हुआ बच्चा, एक किशोर, एक गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिला और फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति, हर स्टेज पर शरीर की जरूरतें अलग होती हैं। बिल्कुल। इसलिए हमारी पोषण योजनाएं और जो भी हम हस्तक्षेप करें वो वन साइज फिट्स ऑल वाले नहीं हो सकते। हमें हर ग्रुप की खास जरूरतों को ध्यान में रखकर रणनीति बनानी होगी। मतलब हर स्टेज के लिए एक टारगेटेड एक्शन प्लान। बिल्कुल। स्रोत ये भी सुझाता है कि जो हमारे पास मौजूदा मंच हैं, जैसे स्कूलों में मिड डे मील है या आंगनवाड़ी केंद्र है, उनमें स्थानीय रूप से उगने वाले पौष्टिक खाने को शामिल किया जाए। जैसे मोटे अनाज, रागी, बाजरा, ज्वार, दालें हैं, मौसमी फल हैं, सब्जियां हैं। इससे दोहरा फायदा होगा। एक तो पोषण सुधरेगा, दूसरा स्थानीय किसानों को भी मदद मिलेगी और खाने में विविधता बढ़ेगी। ये बात सीधे तौर पर दूसरे समाधान से जुड़ती है, जो है स्थानीय खाद्य प्रणालियों को मजबूत बनाना। हाँ,
ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। स्रोत इस पर काफी बल देता है। हमें उन फसलों को फिर से महत्व देना होगा जो पोषण से भरपूर हैं और हमारी मिट्टी और जलवायु के लिए भी अच्छी हैं। जैसे मिलेट्स आजकल काफी चर्चा में है। हाँ, जैसे कि मिलेट्स, जिन्हें अब सुपर फूड भी कहा जा रहा है। विभिन्न प्रकार की दालें हैं और स्थानीय फल सब्जियां। इनके उत्पादन और इस्तेमाल दोनों को बढ़ावा देना होगा। लेकिन इसमें स्थानीय किसानों और खासकर महिला समूहों को कैसे शामिल किया जा सकता है? क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? स्रोत का सुझाव है कि इन्हें पोषण योजनाओं का एक जरूरी हिस्सा बनाया जाए। मिसाल के तौर पर महिला स्वयं सहायता समूह जो हैं, उन्हें आंगनवाड़ियों या स्कूलों के लिए स्थानीय पौष्टिक भोजन तैयार करने और सप्लाई करने के काम से जोड़ा जा सकता है। अच्छा, ये तो बढ़िया आइडिया है। हाँ, इससे उन्हें आमदनी का एक जरिया मिलेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और बच्चों तक ताज़ा पोषक भोजन पहुंचेगा। ये एक तरह से विन विन सिचुएशन हो सकती है। महिलाओं की भूमिका की बात आई है तो तीसरा समाधान महिला सशक्तिकरण और जागरूकता पर केंद्रित है। ये कैसे पोषण से जुड़ता है? ये बहुत गहरा जुड़ाव है। स्रोत इस बात को रेखांकित करता है कि जब घर के फैसलों में, खासकर पैसे के इस्तेमाल और खाने पीने से जुड़े फैसलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है, तो पूरे परिवार का पोषण स्तर अक्सर बेहतर होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि महिलाएं आमतौर पर बच्चों और परिवार की पोषण जरूरतों को प्राथमिकता देती हैं। तो इसका मतलब महिलाओं की शिक्षा, उनकी आर्थिक आज़ादी और पोषण के बारे में उनकी जानकारी बढ़ाना, ये सब पोषण सुधार की चाबियां हैं। निश्चित रूप से। जब महिलाएं खुद जागरूक होंगी कि उनके और उनके बच्चों के लिए क्या खाना जरूरी है और उनके पास उन चीजों को खरीदने या उगाने का साधन होगा, तो वे बेहतर पोषण सुनिश्चित कर पाएंगी। चौथा समाधान थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग सकता है। अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण। ये फास्ट फूड, मीठे ड्रिंक्स, पैक्ड स्नैक्स, इन पर लगाम लगाना, ये कितना प्रैक्टिकल है, खासकर जब ये चीजें इतनी पॉपुलर और आसानी से मिल जाती हैं। ये वाकई मुश्किल है, पर स्रोत इसे दोहरी चुनौती से निपटने के लिए जरूरी मानता है। इसका मतलब शायद पूरी तरह बैन लगाना न हो, बल्कि ऐसे कदम उठाना जिससे इनका इस्तेमाल कम हो। जैसे इन पर शायद ज्यादा टैक्स लगाना, स्कूलों और अस्पतालों के आसपास इनकी बिक्री को सीमित करना, या फिर इनके विज्ञापन पर कुछ नियंत्रण करना। इसमें ये जो फूड लेबलिंग होती है, पैकेट पर लिखा होता है, उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, ताकि लोगों को पता चले कि वो जो खा रहे हैं उसमें आखिर है क्या? बहुत महत्वपूर्ण। स्रोत साफ और समझने में आसान फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग की वकालत करता है। मतलब पैकेट के सामने ही ऐसा कुछ हो जिससे उपभोक्ता एक नज़र में देख सकें कि किसी खाने में नमक, चीनी या फैट की मात्रा कितनी है, ज़्यादा है, कम है या ठीक है। साथ ही ईट राइट इंडिया जैसे जो अभियान हैं, उन्हें और मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों में स्वस्थ खान-पान के प्रति जागरूकता बढ़े और वो सही चुनाव कर सकें। और आखिरी समाधान जो शायद इन सबको मुमकिन बनाने के लिए ज़रूरी है, वो है डेटा, निगरानी और नीति क्रियान्वयन में सुधार। हाँ, कोई भी योजना कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर हमें पता ही नहीं कि उसका जमीन पर क्या असर हो रहा है, तो उसमें सुधार कैसे करेंगे? सही बात है। इसलिए पोषण योजनाओं के नतीजों की नियमित और भरोसेमंद डेटा के आधार पर निगरानी करना बेहद जरूरी है। हमें ये जानना होगा कि कौन सी चीजें काम कर रही हैं और कौन सी नहीं। और क्या राज्यों या जिलों के स्तर पर जो अच्छे प्रयोग हो रहे हैं उनसे सीखने और उन्हें फैलाने की जरूरत है? स्रोत इस पर जोर देता है। भारत इतना बड़ा और विविध देश है कि शायद एक ही समाधान हर जगह काम ना करे, लेकिन अगर किसी राज्य या जिले ने पोषण सुधार का कोई सफल मॉडल बनाया है, मान लीजिए आंगनवाड़ियों को बेहतर बनाने का या स्थानीय खाद्य प्रणाली को मिड डे मील से जोड़ने का, तो हमें उसे समझना चाहिए और जरूरी बदलावों के साथ दूसरी जगहों पर लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। सफलताओं से सीखना और उन्हें दोहराना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत व्यापक तस्वीर है। समस्या गहरी है, उसके कई स्तर हैं, लेकिन समाधान भी उतने ही अलग अलग हैं। सरकारी नीतियों से लेकर स्थानीय समुदायों की भागीदारी, महिलाओं का सशक्तिकरण और हमारी अपनी व्यक्तिगत खान-पान की आदतों तक। बिल्कुल, ये एक ऐसी पहेली है जिसके कई टुकड़े हैं और सबको सही जगह पर फिट करना होगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? स्रोत का सबसे मुख्य संदेश क्या है जिसे हमें याद रखना चाहिए? स्रोत का निष्कर्ष बहुत साफ और दो टूक है। भारत को तत्काल मतलब फौरन एक व्यापक पोषण परिवर्तन की जरूरत है। ये सिर्फ कुछ हेल्थ इंडिकेटर्स को सुधारने का मामला नहीं है, ये उससे कई ज्यादा गहरा और महत्वपूर्ण है।
किस तरह से ज्यादा गहरा है? देखिए, ये सीधे तौर पर देश के मानव संसाधन की गुणवत्ता से जुड़ा है। अच्छा पोषण बच्चों के दिमागी विकास, उनकी सीखने की क्षमता और भविष्य में उनकी उत्पादकता की नींव रखता है। ये वयस्कों के स्वास्थ्य, उनकी काम करने की क्षमता और देश की आर्थिक तरक्की से जुड़ा है। ये सामाजिक समानता से जुड़ा है, क्योंकि कुपोषण का सबसे ज्यादा असर गरीब और वंचित तबकों पर ही पड़ता है। संक्षेप में कहें तो ये देश के भविष्य का सवाल है। और स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि अगर आज सही कदम नहीं उठाए गए तो इसके लंबे समय में क्या परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल, स्रोत एक तरह से चेतावनी देता है कि अगर हम आज इस चुनौती का सामना करने में नाकाम रहते हैं तो हम न केवल इस पीढ़ी के स्वास्थ्य और क्षमता के साथ समझौता करेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका बोझ डालेंगे। कुपोषण और उससे जुड़ी बीमारियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा सकती हैं। एक ऐसा दुष्चक्र बना सकती हैं जिसे तोड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कार्रवाई का सही समय अभी है, आज है। ये वाकई गंभीर बात है। हमारा भोजन, हमारी थाली सिर्फ हमारी भूख नहीं मिटाती, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, हमारी क्षमता, हमारी समानता और हमारे देश के भविष्य को आकार देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। भोजन सिर्फ जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, ये अच्छी तरह से जीने के लिए जरूरी है। इस पूरी चर्चा ने वाकई कई परतें खोली हैं। एक सवाल जो मेरे मन में अब घूम रहा है और शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोच सकते हैं, हम अक्सर राष्ट्रीय नीतियों और बड़ी योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन इस पोषण परिवर्तन के बड़े लक्ष्य में हमारे अपने व्यक्तिगत भोजन विकल्प, मतलब हम रोज क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, और हमारे आसपास की जो स्थानीय खाद्य व्यवस्था है, जैसे छोटे किसान या स्थानीय बाजार, इनका समर्थन करना कितना मायने रखता है। क्या ये छोटे छोटे कदम मिलकर कोई बड़ा फर्क ला सकते हैं? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। देखिए, राष्ट्रीय नीतियां अपनी जगह अहम है, वो एक ढांचा देती हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब वो नीतियां जमीनी हकीकत से जुड़ती हैं और व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। हमारे रोज के खाने के चुनाव, जैसे मौसमी और स्थानीय चीजों को चुनना, पैक्ड फूड कम करना, खाने की बर्बादी रोकना, ये सब मायने रखते हैं। ये छोटे कदम लग सकते हैं, पर ये असर डालते हैं। अच्छा। ये छोटे कदम मिलकर स्थानीय खाद्य प्रणालियों को मजबूत कर सकते हैं और पोषण सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं। और साथ ही ये सोचना भी जरूरी है कि नीतियों के लागू होने में जो चुनौतियां हैं, जैसे लीकेज हो जाती है या सही लाभार्थी तक मदद नहीं पहुंचती, उन्हें समुदाय की भागीदारी और निगरानी से कैसे बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल, यानी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ से प्रयास हों, तभी शायद ये पोषण परिवर्तन वास्तव में साकार हो पाएगा। व्यक्तिगत जिम्मेदारी और व्यवस्थागत सुधार दोनों साथ साथ चलें। बिल्कुल सही दिशा में सोचा आपने। आज की इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इससे हमारे श्रोताओं को भारत में पोषण की इस जटिल तस्वीर और आगे की राह को समझने में काफी मदद मिली होगी। धन्यवाद। जागरूक रहें, स्वस्थ भोजन चुनें।